नमस्कार भाइयों और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारे घर का बिजली का बिल ज़्यादा आया तो मैंने बीवी को गीज़र इस्तेमाल करने से रोक दिया। इसलिए मेरी बीवी सर्दियों में अपनी माँ के घर नहाने चली जाती और वहाँ से नहा कर आती तो वापस आते वक्त वो मेरे लिए चाय भी बना कर लाती। मैं खुश था कि वो मेरा ख्याल रखती है। एक दिन जब वो नहाने गई तो मैं उसके पीछे गया, लेकिन ये देखकर मेरा दिल फट गया कि वहाँ मैं उस दिन दफ्तर से वापस आया तब मेरी जेब में पगार का लिफाफा था। दिल में सुकून की एक लहर दौड़ गई कि पूरे महीने की मेहनत का फल हाथ में था। मैं सोच रहा था कि इस बार ज़रूर कुछ बचत कर पाऊंगा। घर में दाखिल हुआ तो बीवी किचन में काम कर रही थी। मैंने सोफे पर बैठते हुए गहरी सांस ली और कहा, नेहा जरा आकर देखो तो इस बार खर्चों का हिसाब किताब क्या होगा। वो हाथ में पुराना रजिस्टर ले जल्दी से बाहर आ गई, जिसमें हर महीने का खर्च और बचत का हिसाब किताब लिखा होता था। हमने मिलकर खर्चों की लिस्ट बनानी शुरू की। घर का किराया, राशन, बच्चों की स्कूल की फीस, दवाइयों का खर्च और बाकी छोटे मोटे खर्चे। मेरे माथे पर फिक्र की एक लकीर आ गई। नहीं, ये तो लगता है इस बार भी कुछ नहीं बचेगा, मैंने उलझन में कहा। तो नेहा ने मेरी बात पर सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, भगवान हमारी तरक्की ज़रूर करेगा। मगर उसकी ये बात मेरे लिए तसल्ली के लिए काफ़ी नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि हालात किस तरह से तंग हो चुके हैं। अचानक जैसे उसे कुछ याद आया, वो जल्दी से उठी और अंदर की तरफ भागते हुए चली गई। मैंने हैरानी से उसे जाते हुए देखा। कुछ ही सेकंड के बाद वो वापस आ गई। उसके हाथ में एक नीला कागज था। जैसे ही उसने वो कागज मेरे सामने रखा, मेरा दिल बैठ ही गया। वो बिजली का बिल था और उस पर लिखी हुई रकम मेरे महीने की पगार से कुछ हजार ज़्यादा थी। ये क्या है? मैंने हैरानी से और गुस्से में पूछा। ये इतना ज़्यादा क्यों आया है? क्या चलाती हो तुम? नेहा ने नज़रें झुका ली और धीमी आवाज़ में कहने लगी, जानते तो है कि बहुत सर्दी है, बस गीजर ही चलाया है, वरना तो बाकी सब कुछ रोज की तरह इस्तेमाल होता है। मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। गीजर? नेहा, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि ये बिल कितना ज़्यादा है? मेरी पगार से भी ज़्यादा, और तुम कह रही हो कि गीजर चलाया है? आखिर क्यों? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम किस हाल में हैं? नेहा ने डरते हुए जवाब दिया। तो और क्या करती? इतनी सर्दी में ठंडे पानी से नहाते तो बच्चे भी बीमार पड़ जाते। तो क्या अब मैं ये बिल भरने के लिए कर्जा उठा लूं? मैंने कठोरता से कहा। नेहा, आज के बाद इस घर में गीजर नहीं चलेगा, समझी तुम? खबरदार जो मैंने दोबारा गीजर चलाते हुए देखा तो। नेहा की आंखें नम हो गई, लेकिन वो भी चुप ना रही और बोली, तो फिर बताइए, इतनी सर्दी में कैसे नहाएं? क्या बच्चों को भी बीमार देखना चाहते हैं आप? और ये बात आप आराम से भी तो कह सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैंने गुस्से में कहा। जब पूरे महीने की पगार बिलों में निकल जाएगी तो मैं आराम से कैसे बात करूं? नेहा, तुम्हें यह समझना होगा कि हम किस हाल में हैं। गीजर बंद कर दो, वरना क्या? नेहा ने पहली बार मेरी बात काट कर कहा, आपको तो हर वक्त अपनी परेशानी नजर आती है। मेरी तकलीफ का कभी सोचा है आपने? ये घर भी तो मैं ही संभालती हूँ, बच्चों की देखभाल, खाने का इंतजाम, हर चीज, और आप कहते हैं कि गीजर बंद कर दूं? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, मैंने दांतों को दबाते हुए जवाब दिया। गीजर बंद होगा, ठंडे पानी से नहाओ या डूब मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बिल दोबारा इतना नहीं आना चाहिए। हम दोनों अपनी अपनी बातों पर डटे हुए थे। मैं जानता था कि हालात नाजुक है, लेकिन नेहा की शिकायतें भी अपनी जगह ठीक थी। मगर उस वक्त गुस्से और परेशानी में मैंने सिर्फ एक बात दोहराई, गीजर बंद। मैंने बचपन से गरीबी देखी थी, ऐसी गरीबी जो मानसिक दुख और स्वाभिमान के साथ जीने की कसरत थी। मुझे याद है, जब मैं सुबह सुबह अपने पिताजी के साथ बाजार जाता था तो देखता था कि वे अपनी मर्यादित आमदनी को साथ लिए खरीदारी की कोशिश करते थे। कभी कभी उनके चेहरे पर ऐसी बेबसी देखता कि दिल खून के आंसू रोता था, लेकिन वे हमेशा हमें ये यकीन दिलाते थे कि हालात बदल जाएंगे। मगर हालात कभी ना बदले। एक दिन स्कूल से आकर मैंने कहा, माँ, आज खाने में क्या बना है? तो माँ ने मुस्कुराकर मेरे बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, बेटा, आज सिर्फ दाल है, घर में यही था, लेकिन मैंने उसे इतनी मजे की बनाई है कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। मैंने मना करते हुए कहा, लेकिन माँ, मैं चावल भी खाना चाहता हूँ। माँ ने थोड़ा सा समझाते हुए जवाब दिया, बेटा, आज तो चावल नहीं है,
लेकिन वादा है तुम्हारे लिए चावल भी बनाऊंगी। अगले दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो माँ चूल्हे के पास बैठी हुई थी और बार बार अपने सिर पर हाथ रख रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, माँ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? माँ ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। मैंने परेशान होकर कहा, लेकिन माँ तुमने तो आज चावल बनाने का वादा किया था, क्या वो बने हैं? माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, मैंने वादा पूरा किया है, जाकर देख लो। अगले कुछ दिनों में माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रहने लगी थी। वो अक्सर काम करते करते रुक जाती और सिर पकड़कर बैठ जाती थी। कुछ दिन के बाद जब माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो पिताजी ने उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाने का फैसला किया। माँ ने बहुत मना किया कि ये मामूली सा दर्द है, लेकिन पिताजी ने सख्त शब्दों में कहा, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है, मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता, तुम्हारा इलाज होगा। माँ चुप हो गई और हम सब के साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कुछ टेस्ट लिख कर दिए और कहा कि रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। दूसरे दिन रिपोर्ट्स आया तो डॉक्टर ने पिताजी से कहा कि आपकी बीवी को कैंसर की बीमारी हुई है, ये शुरुआती दौर है, इसलिए तुरंत इलाज की ज़रूरत है। पिताजी के चेहरे पर जैसे हवाइयाँ उड़ने लगी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब कोई उम्मीद है क्या? क्या वो ठीक हो सकती है? डॉक्टर ने नरमी से कहा, उम्मीद हमेशा होती है, लेकिन आपको जल्द से जल्द इलाज शुरू करना होगा। पिताजी ने कहा, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से वो खासे टूट चुके थे। घर आकर पिताजी ने माँ से बात की। माँ ने कहा, अगर मेरे नसीब में ये है तो मैं इसे कबूल करती हूँ। पिताजी ने माँ से कहा, इलाज तो करवाना होगा। लेकिन माँ ने कहा, पैसे कहाँ से आएंगे, ये घर कैसे चलेगा? पिताजी ने जवाब दिया, तुम फिक्र मत करो। माँ चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में एक खौफ था जो वो हमसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। इलाज शुरू हुआ। पिताजी ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। मैं अक्सर रातों को माँ के पास बैठकर कहता, माँ तुम ठीक हो जाओगी ना? माँ मुस्कुराते हुए मेरे सिर पर हाथ रखती और कहती, हाँ बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ दर्द मुझे हमेशा महसूस होता था। माँ का इलाज चलता रहा और हम सब उम्मीद का दामन थामे रहे, लेकिन हमारी उम्मीद पूरी ना हुई। एक रात माँ हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मैं कमरे के कोने में बैठा था। मेरी बहन ने आकर कहा, अभय हम अब क्या करेंगे? मेरी बहन की आवाज़ में डर था, लेकिन मैंने खुद को मजबूत करते हुए कहा, पिताजी है ना, वो हमारा ख्याल रखेंगे। मैं पिताजी को देखता था जो माँ के जाने के बाद खुद खाना पकाते थे और फिर मजदूरी के लिए निकल जाते थे। जब हम स्कूल से वापस आते तो भूखे पेट पिताजी का इंतज़ार करना पड़ता था। एक दिन ऐसा आया जब पिताजी का मजदूरी के दौरान हादसा हुआ और हम अनाथ हो गए। उस दिन मैंने अपने बड़े भाई को देखा जो रोते हुए कह रहा था कि अब हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे। मेरी बहन की खानदान वालों ने छोटी उम्र में ही शादी कर दी और घर में हम 2 भाई रह गए थे। मेरे बड़े भाई ने कहा, अभय मैं चाचा के साथ मुंबई जा रहा हूँ। मैंने सिर झुकाकर कहा, ठीक है भाई। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर था। भाई के जाने के बाद मैं अकेला हो गया था और दिन रात पिताजी के हादसे के बारे में सोचता रहता था कि अगर मैंने मजदूरी की तो क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। इसी डर की वजह से मैंने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया ताकि मैं पढ़ लिख कर कोई नौकरी कर सकूं और पिताजी की तरह किसी मशीन के नीचे दब कर ना मर जाऊं। नेहा हमारे इलाके में रहती थी। वो एक खाते पीते घर से थी। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को देखते आ रहे थे, लेकिन कभी बात ना हुई थी। एक दिन बस स्टॉप पर मुझे चीख सुनाई दी। चीख सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो 2 लड़के उसके आगे खड़े थे। एक लड़का उसका दुपट्टा खींच रहा था। मैंने गुस्से से कदम बढ़ाए और बुलंद आवाज में कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़कों ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या है, यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हें भी मार खानी पड़ेगी। मैंने अपनी मुट्ठी बांध ली और कहा, अगर तुम लोग अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम सबका वो हाल करूँगा कि पहचाने भी नहीं जाओगे। उन्होंने मेरी आवाज़ में गुस्सा महसूस किया और हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है जा रहे। नेहा ने घबराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, अभय शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मैंने नरमी से कहा, नेहा ये तो मेरा फ़र्ज़ था, तुम ठीक हो ना? उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ लेकिन बहुत डर गई थी। मैंने नेहा के हाथ में उसकी किताबें दे दी थी जो गिर गई थी और कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नेहा ने कहा, लेकिन अभय तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो, मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने कहा, नेहा ये इलाका अब सुरक्षित नहीं रहा, मैं तुम्हें यूँ अकेला नहीं जाने दूंगा।
उसने कुछ न कहा और मेरे साथ चलती रही। रास्ते में वो खामोश थी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार मुझ पर पड़ रही थी, जैसा वो कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन कुछ बोल ना पा रही थी। जब हम उसके घर पहुंचे तो उसने दरवाजे पर रुक कर कहा, अबे तुम बहुत अच्छे हो। आज अगर तुम ना होते तो मैं नहीं जानती कि क्या होता। मैंने मुस्कुरा कर कहा, नेहा अगर कभी कुछ हो तो बिना झिझक मुझे बता देना। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है अभय, शुक्रिया, और घर के अंदर चली गई। कुछ दिनों के बाद मैं इलाके की दुकान पर खड़ा था। जब वहाँ नेहा आई, उसने मुझे देखा और कहा, अभय कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूँ नेहा, तुम कैसी हो? वो हंसते हुए बोली, ठीक हूँ, तुम्हारी हिम्मत और मदद को कभी नहीं भूल सकती। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें अक्सर होने लगी, कभी रास्ते में तो कभी दुकान पर, और हम दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानने लगे। एक दिन नेहा ने मुझसे कहा, अभय तुम्हें मालूम है तुम सबसे अलग हो। मैंने हैरानी से पूछा, अलग? वो कैसे? नेहा ने कहा, तुम्हारे अंदर एक हमदर्दी है, एक निस्वार्थीपन जो आजकल किसी में नज़र नहीं आता। मैंने हंसते हुए कहा, नेहा ये तुम्हारी नज़र का कमाल है। वो संजीदगी से बोली, नहीं अभय मैं सच कह रही हूँ, और शायद यही बात मुझे तुम्हारे करीब ला रही है। उन मुलाकातों के बाद मैंने महसूस किया कि नेहा ना सिर्फ मुझसे बात करना पसंद करती है, बल्कि मेरा ख्याल भी रखती है। एक दिन नेहा मेरे पास आई और कहने लगी, अबे तुम्हारा भाई भी मुंबई चला गया और बहन की भी शादी हो गई है। अब तुम बिल्कुल अकेले हो गए हो। आगे ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है? मैंने कहा, मैं जब भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो ना जाने क्यों मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। बचपन के हादसों ने मुझे बहुत कमज़ोर कर दिया है। नेहा ने कहा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि तुम बहुत मजबूत इंसान हो, क्योंकि जिस तरह अकेले होकर भी तुमने अपने किरदार को संवारा है, मुझे लगता है कि तुम बहुत मजबूत इंसान हो। मैंने हैरानी से कहा, तुम्हें लगता है कि मैं मजबूत हूँ? नेहा ने कहा, हाँ अभय, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा एक ऐसे शख्स के तौर पर देखा है जो किसी भी मुश्किल से घबराता नहीं है। नेहा की बातों ने मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा किया था, लेकिन साथ ही मुझे महसूस हुआ कि नेहा की ये बातें सिर्फ मेरे प्रति हमदर्दी नहीं है, बल्कि वो मेरे लिए कुछ खास महसूस करती है, और शायद यही बात मुझे आगे बढ़ने का हौसला दे सकती थी। हम दोनों खामोश होकर एक दूसरे को देखने लगे, और फिर नेहा ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, अभय मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कामयाब इंसान बनो, ताकि मैं अपने घर वालों के सामने गर्व के साथ तुम्हारा हाथ थाम सकूं। मैं कुछ देर के लिए खामोश रहा और फिर कहा, नेहा शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अभी भी उस तरह के विश्वास को अपने अंदर में महसूस नहीं कर रहा हूँ। नेहा ने कहा, धीरे धीरे वक्त सब कुछ बदल देता है, तुम्हें पहला कदम उठाना होगा। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है मैं कोशिश करूँगा। लेकिन दिल के किसी कोने में यह एहसास था कि नेहा का ये यकीन और उसकी मोहब्बत शायद मेरे लिए एक नई उम्मीद का रास्ता बन सकती है। और इसी सोच ने मुझे आगे बढ़ने की पहली हिम्मत दी। जब नेहा ने अपने घर वालों से कहा कि मैं अभय को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, तो उसके पिताजी ने कहा, नेहा क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि अभय कौन है? उसके पास ना जायदाद है, ना पैसा, और ना ही उसका कोई भविष्य है। कैसे तुम उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का सोच सकती हो? नेहा ने हौसला करते हुए कहा, पिताजी अभय बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान है। उसके पास आज शायद कुछ ना हो, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लेगा। नेहा की माँ ने उससे कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या सपने देखे हैं? क्या अभय उनके सपनों को पूरा कर पाएगा? नेहा ने माँ से कहा, माँ मेरे लिए सबसे अहम ये है कि मेरा जीवन साथी एक अच्छा इंसान हो। अभय का दिल साफ है, वो मेरे लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनेगा। नेहा के पिताजी ने एकदम गुस्से से कहा, नेहा अगर तुमने हमारी इज्जत का ज़रा भी ख्याल रखा होता तो ये बात कभी जबान पर ना लाती। लेकिन अब तुम जिद कर रही हो तो जाओ, अपनी मर्जी से तुम शादी कर लो, लेकिन याद रखो अगर कभी तुम्हें कोई दुख पहुंचा तो हमारी तरफ मत देखना। नेहा ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। आप देखेंगे कि अभय के साथ मेरी ज़िंदगी कामयाब होगी और आप सब मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। नेहा मेरी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लेकर आई थी। शादी के बाद मैंने कहा, नेहा तुम्हारे आने से मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया है।
नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभय, तुम्हें खुश देखकर मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी कामयाब हो गई है। तुमने कभी हार नहीं मानी और यही बात मुझे तुम पर गर्व करने पर मजबूर करती है। मैंने कहा, नेहा, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझ पर भरोसा किया और मेरे साथ ही जिंदगी शुरू की। तुमने अपनी पिताजी की नाराजगी मोड़ ली और मेरा साथ दिया। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे विश्वास की वजह से ही मुमकिन हुआ है। नेहा ने कहा, अभय, तुम मेरा ख्वाब थे और तुम्हारी मोहब्बत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। जब हमारा पहला बच्चा पैदा हुआ तो मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। नेहा के पिताजी का रवैया देखकर मुझे महसूस हुआ कि अब मेरे लिए उनके दिलों में जगह बन गई है। नेहा की मां ने कहा, अभय, तुम दोनों को हमारे घर पर आना होगा। नेहा और बच्चों को हमारी देखभाल की ज़रूरत है। मैंने नेहा से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि ये ठीक है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभय, ये उनकी मोहब्बत है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम नेहा के माँ बाप के घर पहुँच गए तो नेहा की माँ ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और कहा, ये तो बिल्कुल अभय जैसा लग रहा है। मेरे ससुर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अभय बेटा, बहुत मुबारक हो, तुमने हमें बड़ी खुशी दी है। नेहा की माँ ने मेरे लिए खाना बनाया और कहा, अभय बेटा, ये खास तुम्हारे लिए बनाया है, अब तुम भी मेरे बेटे हो। हमारी ज़िंदगी इसी तरह खुशियों से भरी हुई थी। हमारे यहाँ 3 बच्चे पैदा हो गए थे। मेरी ज़िंदगी का मकसद नेहा और अपने बच्चों को ज़िंदगी की तमाम सहूलियत देना था, लेकिन रोज़ रोज़ बढ़ती हुई महंगाई ने मेरी कमर तोड़ कर रख दी थी। जिस नौकरी से पहले नेहा और मैं खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, अब उससे कुछ पूरा ना होता था। हमारे बच्चे बड़े हो गए थे और स्कूल जाने लगे थे। बच्चों की स्कूल की फ़ीस, कभी बीमारी तो कभी कोई और ज़रूरत सामने आ जाती। नेहा ने हर मौके पर मेरा पूरा साथ दिया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बिजली का बिल हर बार पहली बार से ज़्यादा आता था। इस बार तो हद ही हो गई थी। मुझे मिलने वाली पगार से भी ज़्यादा बिजली का बिल आया था। मैं अच्छी तरह जानता था नेहा बिजली बहुत सावधानी से इस्तेमाल करती है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी और बच्चों को स्कूल जाने के लिए हर रोज़ सुबह जल्दी नहाना धोना ज़रूरी होता था। इसलिए हर रोज़ ही घर में गीज़र चलता था। बिजली का बिल देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। अब समझ ही नहीं आ रहा था कि घर में राशन डालूं या फिर बिल भरूं। इसी परेशानी में मैंने नेहा को बड़े कड़क शब्द बोल दिए थे, लेकिन उसकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा था, अभय, मैं तो हमेशा बिजली की बचत करती हूँ, लेकिन बच्चों की ज़रूरत को कैसे नज़रअंदाज कर सकती हूँ। मैंने उसे गंभीर होकर बताया था, नेहा, आज के बाद मैं गीज़र चलाने की इजाज़त नहीं दूंगा। खबरदार जो गीज़र को हाथ भी लगाया तो। नेहा ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं खामोश हो गया था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था और हालात पर भी। लेकिन नेहा ने कुछ ना कहा। वो चुपचाप कमरे में चली गई थी और मैं वही सोफे पर बैठकर सोचने लगा था कि आखिर कब तक ये मुश्किल हमारा इस तरह से इम्तिहान लेती रहेगी। मजबूरन मैंने अपनी पूरी पगार से बिजली का बिल भर दिया था और नेहा की बनाई हुई सामान की लिस्ट वैसे ही मेरे जेब में पड़ी थी। मैं थके थके कदमों से घर में दाखिल हुआ था और जैसे दरवाजे के अंदर आया तो दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। मेरी सांसें भारी हो गई थी और दिल जैसे अंदर ही अंदर दबा जा रहा था। नेहा किचन से निकली। उसके चेहरे पर वही मासूम सी मुस्कुराहट थी जो हमेशा मेरी थकान को दूर करने के लिए काफ़ी होती थी। उसने कहा, आज देर हो गई अब, आप बैठे, मैं अभी चाय बनाती हूँ। मैंने उसकी तरफ शर्मिंदा सी नज़र से देखा और बोला, नेहा, मैं क्या बताऊँ, आज तो दिल ही बैठ गया है। नेहा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ अभय, क्या बात है, सब ठीक तो है? मैंने गहरी सांस ली और कहा था, नेहा, ठीक कहाँ है, ये महंगाई और ये ज़िंदगी के प्रॉब्लम जैसे बोझ बन गए हैं। नेहा ने चिंताग्रस्त होकर मेरे करीब आते हुए कहा, अबे खुलकर बताओ क्या हुआ है। मैंने कहा, नेहा, आज बिजली का बिल जमा करवाया है और जानती हो मेरी पगार सारी की सारी उसी में चली गई। नेहा हैरान रह गई थी और उसने कहा था, ये कैसे हो सकता है भाई, पूरा महीना कैसे गुजारेंगे? मेरे पास उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं था, लेकिन हमेशा की तरह उसी ने हिम्मत पेश करते हुए मुझे तसल्ली दी और बोली, अब आप ज़्यादा परेशान ना हो, पिछले महीने का कुछ राशन अभी बाकी है, 10-12 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे, फिर आगे हम उधारी से राशन लेकर आएंगे। नेहा ने मेरे करीब बैठते हुए मेरे हाथ थामते हुए बोली, मैं जानती हूँ अभय, आपकी जिम्मेदारियाँ आपको कितना परेशान कर रही है, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा है ना?
मैंने बेबसी से कहा था। नेहा, भरोसा तो है लेकिन हालात तो हमारा साथ नहीं दे रहे। नेहा ने नरमी से कहा, अब आपको याद है जब हमने शादी की थी तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने मिलकर सब कुछ बनाया था। आज भी हम साथ हैं और आपको कोई भी समस्या का अकेले सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने उसकी आंखों में देखा जहाँ एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो किसी जादूगरनी की तरह मेरी समस्या का समाधान निकाल लेगी। नेहा ने मुस्कुरा कर कहा था, अबे आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। आप जानते हैं ना, आपको वक्त पर चाय ना मिले तो आपका सिर दर्द से फटने लगता है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उसे जाते हुए देखता रहा। वो किचन में चली गई थी और मैं सोफे पर बैठकर अपने ख्यालों में गुम हो गया था। मैं सोच रहा था कि किस्मत ने मेरे साथ कितने खेल खेले थे। माँ बाप, बहन भाई सब कुछ छीन लिया था, लेकिन अब इन सभी की भरपाई जैसे नेहा को देकर की थी। वो मेरी बीवी थी, लेकिन मेरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। मेरी ढाल थी वो, मेरे बच्चों की माँ थी और मेरे दुखों की दवा भी थी। मैंने नेहा को हमेशा एक जादूगरनी की तरह पाया था, जिसके पास हर समस्या का समाधान मौजूद होता था। कुछ ही मिनटों के बाद नेहा चाय लेकर आई और मेरे करीब बैठते हुए बोली, अब चाय पीकर आपकी सारी थकान उतर जाएगी और साथ ही मुझे यकीन है कि आपके तमाम प्रॉब्लम भी हल हो जाएंगे। मैंने चाय का कप पकड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे वो ये यकीन दिला रही हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने चाय का एक घूंट भरा और कहा, नेहा, तुम्हारे बिना शायद मैं ये सब कुछ कभी ना कर पाता। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभय, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हम दोनों ने वादा किया था कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। मैंने कहा, नेहा, वादे तो याद है, लेकिन ये दुनिया हमें इतनी आसानी से जीने नहीं दे रही है। नेहा ने जवाब दिया, अभय, दुनिया का काम ही मुश्किलें लाना है और हमारा काम है उसका सामना करना। आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने नेहा के चेहरे को गौर से देखा। वो मेरी परेशानी को ख़त्म करने के लिए क्या कुछ नहीं करती थी। बच्चों की देखभाल, घर के काम, मेरी ज़रूरत सब कुछ संभालती थी और ऊपर से मेरी हर समस्या का हल भी निकालती थी। मैंने कहा, नेहा, तुम्हारा साथ मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। नेहा ने हंसकर कहा, अभय, आप भी ना बस यूं ही बातें करते हैं। मैंने कहा, ये बातें नहीं है नेहा, ये हकीकत है। अगर तुम ना होती तो शायद मैं ये सब कुछ कभी ना कर पाता। नेहा ने चाय का कप मेरे हाथ से लिया और कहा, अभय, आपके सिर का दर्द कैसा है? मैंने कहा, नेहा, तुम्हारी बनाई हुई चाय ने तो मेरा सारा दर्द ही खत्म कर दिया है। नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, अभय, आप सिर्फ चाय से ठीक नहीं होते बल्कि मेरी मोहब्बत से ठीक होते हैं। मैंने हंसकर कहा, नेहा, तुम वाकई जादूगरनी हो जो हर समस्या को हल कर देती हो। नेहा ने शर्माते हुए कहा, अभय, जादूगरनी ना कहिए, मैं सिर्फ आपकी नेहा हूँ। उस दिन नेहा की बातों ने मेरे दिल को इतना सुकून दिया था कि मैं अपने तमाम प्रॉब्लम को भूलकर सिर्फ उस लम्हे को जीना चाहता था। वो लम्हा जो नेहा के साथ था, वो मेरी दुनिया का सबसे खूबसूरत लम्हा था। सुबह का वक्त उसके लिए किसी जंग की आगाज की तरह होता था। नेहा हमेशा की तरह जल्दी उठकर नाश्ता तैयार कर रही थी, बच्चों को स्कूल के लिए कपड़े दे रही थी और साथ साथ मेरे दफ्तर के कपड़े भी इस्त्री कर रही थी। मैंने नाश्ता करते हुए उसकी तरफ देखा। वो किसी रोबोट की तरह काम पर काम किए जा रही थी। मैंने कहा, नेहा, तुम हर वक्त काम में लगी रहती हो, कभी तो आराम कर लिया करो। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, अभय, आपके लिए काम करना मेरी खुशी है, लेकिन आपको मालूम है ना, सर्दियाँ है और घर के सब काम वक्त पर ना हो तो सब कुछ बिगड़ जाता है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। इतने में बच्चे तैयार हो गए और नेहा ने उन्हें स्कूल का लंच बॉक्स पकड़ाया। मैं उठकर अपने जूते पहन रहा था कि नेहा ने अचानक कहा, अभय, मुझे आज माँ के घर छोड़ दीजिएगा, मैं वहाँ पर नहा लूँगी। मैंने चौंक कर पूछा, नेहा, तुम्हें क्या ज़रूरत है मायके जाकर नहाने की? घर पर पानी गर्म कर लो चूल्हे पर। नेहा ने सिर झटकते हुए कहा, गैस कहाँ होती है इस वक्त, और आप तो जानते हैं ना कि बिजली का बिल कितना ज़्यादा आ रहा है। अगर मैंने गीज़र चलाया तो अगले महीने ये बिल हमारी पगार से भी ज़्यादा हो जाएगा। मैंने थोड़ी बेचैनी से कहा, नेहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन वो लोग क्या सोचेंगे? नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, अभय, वो मेरे माँ बाप है, उन्हें हमारे हालात का अंदाज़ा है और वो कभी कुछ गलत नहीं सोचेंगे। मैंने हल्की सी परेशानी के साथ कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ,
लेकिन ये रोज़ रोज़ का ना बनाना। नेहा ने जल्दी से दरवाजे तक आकर बच्चों को बाहर निकाला और खुद भी साथ आ गई। मैंने बच्चों को स्कूल के लिए साथ लिया, फिर नेहा को उसके मायके छोड़ा। उसने कहा, अब आप दफ्तर से वापसी पर मुझे लेते हुए जाइएगा। मैंने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। दफ्तर जाते हुए मैं सारा रास्ता यही सोचता रहा कि हमारी ज़िंदगी कितनी अजीब हो गई है। कभी महंगाई, कभी बिजली के बिल और कभी ज़रूरत की कमी। लेकिन नेहा का हौसला हमेशा मुझे हौसला देता था। वो औरत इन समस्याओं को अपनी मुस्कुराहट से हल्का कर देती थी। लेकिन दिल में ये ख्याल भी था कि क्या हम हमेशा ऐसे ही जिएंगे। दिन भर दफ्तर में काम करते हुए भी मेरे मन में नेहा का ही ख्याल रहा। शाम को जब दफ्तर से निकला तो सीधा उसके मायके पहुंचा। नेहा बच्चों के साथ मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, अभय, दिन कैसा गुजरा? मैंने कहा, नेहा, दिन तो काम में गुजर जाता है, लेकिन दिमाग में हमेशा यही सोच होती है कि हम इन हालात से कब निकलेंगे। नेहा ने नरमी से कहा, आप बस मेहनत करते रहिए, भगवान सब ठीक करेगा। घर पहुंचकर नेहा ने जल्दी से मेरे सामने गर्मा गर्म चाय पेश की। मैंने हैरानी से पूछा, ये कब बनाई? उसने कहा, ये मैं वहीं से बना कर लाई थी। मुझे पता है आपको ऑफिस से आते ही चाय चाहिए होती है। मैंने कहा, वाह भाई। उसके बाद से हर रोज़ मायके जाकर नहाना नेहा की दिनचर्या बन गई थी, और साथ ही मेरे लिए हर रोज़ चाय बना कर लाना भी। मुझे भी ये बात अच्छी लग रही थी, क्योंकि इस महीने मैंने घर का राशन ज़्यादा नहीं लिया था और इसी बहाने कुछ खर्चा भी बच रहा था। मैं ऑफिस से वापसी पर उसे लेकर ही घर आता था। एक रोज़ मैं नेहा को लेने जा रहा था तो दूर से उनके घर से किसी नौजवान को निकलते हुए देखा। मैं उसकी शक्ल ठीक से तो नहीं देख पाया, लेकिन इतना ज़रूर समझ सका था कि वो उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि उसके जितने भी रिश्तेदार यहाँ रहते थे मैं सभी को जानता था। मेरे दिल में एक खटका सा लगा। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो तस्वीर बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। नेहा का मायके में होना और एक अजनबी नौजवान का वहाँ से निकलना, ये ख्याल मुझे सुकून नहीं लेने दे रहा था। लेकिन मैं नेहा पर शक करने का सोच भी नहीं सकता था। वो औरत जिसने हमेशा हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था, दुख सुख में मेरे साथ खड़ी रही थी, उस पर शक करने का ख्याल ही मेरे दिल को चीर रहा था। लेकिन पति होने के नाते ये ख्याल भी मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैंने नाश्ता करते हुए कहा, नेहा, आज घर में ही नहा लो, आज तुम्हें मायके जाने की ज़रूरत नहीं है। नेहा ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा और कहा, अभय, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आप तो कभी मना नहीं करते, आज क्या बात है? मैंने नजरें झुकाकर कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा कि तुम बार बार मायके जाओ। नेहा ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, अब ये बार बार की बात नहीं है, सिर्फ इस महीने की बात है। जैसे ही बिजली का बिल नॉर्मल आने लगेगा मैं यहाँ ही सब काम कर लिया करूँगी। मैंने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, नेहा, मैंने कहा ना कि आज तुम घर पर ही रहो, ये बार बार मायके जाना अच्छा नहीं लगता। नेहा के चेहरे पर पहली बार नाराजगी साफ नजर आ रही थी। वो कहने लगी, अभय, इस वजह से खर्चा भी बच रहा है और मैं कोई ऐश करने के लिए नहीं जा रही हूँ, अपनी ज़रूरत के लिए जा रही हूँ। आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने अपने सुर को नरम करने की कोशिश करते हुए कहा, बात गुस्से की नहीं है, लेकिन लोगों की बातों का क्या पता लोग क्या सोचते हैं। नेहा ने मेरी बात काटते हुए कहा, अबे, लोग क्या सोचते हैं मैंने ये कभी नहीं सोचा। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं आपकी और अपने बच्चों की ज़िंदगी आसान करने की कोशिश कर रही हूँ, और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद नहीं आ रही है तो मैं क्या कह सकती हूँ। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, नेहा, बात ये नहीं है, बस मेरा दिल नहीं मान रहा है। नेहा ने थोड़ा गुस्से से कहा, अभय, आपका दिल नहीं मान रहा है तो मैं क्या करूँ? मुझे जाना ही है, क्योंकि मैं यहाँ बैठकर सिर्फ पानी गर्म करने में वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। आप हमेशा कहते हैं कि वक्त कीमती है, तो फिर इस वक्त का इस्तेमाल आप मुझे सही तरीके से करने दें। मैंने देखा नेहा आज अपनी बात पर बहुत अड़ी हुई थी और मैं उसकी जिद के आगे बेबस हो गया था। मैंने थके हुए सुर में कहा, जी ठीक है, तुम जाओ, लेकिन ये आखिरी बार होना चाहिए। नेहा ने मेरी तरफ देखकर कहा, अभय, आप मुझ पर भरोसा नहीं करते क्या? क्या मैंने कुछ गलत किया है जो आप इतने गुस्से में बात कर रहे हैं? मैंने कहा, नेहा, बात विश्वास की नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से हमारे रिश्ते पर कोई आफत आए। नेहा ने नम आंखों से कहा, अभय, आप मेरे लिए सब कुछ है और मैं कभी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकती जिससे आपकी इज्जत या हमारा रिश्ता खराब हो। उसके बाद वो बच्चों को तैयार करने लगी।
मैंने दिल पर पत्थर रखकर खामोश रहना पसंद कर लिया। नेहा के मायके के रास्ते में हम दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। मैंने दिल में सोचा कि ये खामोशी नेहा को भी महसूस हो रही होगी, लेकिन उसने एक अक्षर भी नहीं कहा। मायके पहुंचकर वो कहने लगी, अब शाम को मुझे लेते हुए जाइएगा। मैंने बगैर कुछ कहे सिर हिला दिया, लेकिन दिल में ये ख्याल बार बार आ रहा था कि वो अजनबी कौन था और नेहा ने आज पहली बार इतनी जिद क्यों की। दफ्तर पहुंचकर भी मैं सारा दिन इसी कश्मकश में उलझा रहा। काम में दिल नहीं लग रहा था और हर वक्त यही सोचता रहा कि क्या मैं नेहा से इस बारे में खुलकर बात करूं या खामोश रहूं। लेकिन इस खामोशी ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। मैं उस दिन दिल पर एक अजीब सा बोझ लिए दफ्तर से निकल आया था। वक्त से पहले निकलना मेरी आदत में शामिल नहीं था, लेकिन आज दिल का हाल ही कुछ ऐसा था जैसे कोई चोर चोरी का इरादा कर रहा हो। नेहा पर कभी शक करने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन वो नौजवान जो पहले भी उनके घर से निकला था, वो सवाल बनकर मेरे दिलों और दिमाग में गूंज रहा था। मैंने सोचा कि आज हकीकत का सामना करूंगा और अपनी आंखों से देखूंगा कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन जैसे उनके मोहल्ले की गली में पहुंचा, मेरा दिल अजीब तरह से कांपने लगा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि अबे कुछ नहीं होगा, सब खैरियत होगी, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। लेकिन ये वहम मेरी हिम्मत को चूर चूर करने के लिए काफ़ी था। मैंने खुद को वही रोक लिया। ना गेट पर जा सकता था, ना किसी को देखने की हिम्मत थी। मैं दूर खड़ा उनके गेट को तके जा रहा था। वक्त धीरे धीरे से गुजर रहा था और हर गुजरता लम्हा मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर रहा था। दिल चाह रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस चला जाऊं, लेकिन फिर ये ख्याल आता कि अगर आज हकीकत मालूम ना की तो ये शक मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर देगा। इसी इंतजार में ना जाने कितनी देर गुजर गई, लेकिन फिर वही मंजर मेरी आंखों के सामने आया। उनके गेट से वही नौजवान निकला था जिसे मैं पहले भी देख चुका था। उसके अंदाज में एक अजीब तरह का आत्मविश्वास था, जैसे वो बार बार यहाँ आता हो और जानता हो कि उसे कोई नहीं रोकेगा। मैं वही खड़ा था। मेरे कदम मानो जैसे बंद हो गए थे। मैं चाह कर भी आगे नहीं बढ़ सका। दिल चाह कि वहीं से आवाज़ दूं और उस नौजवान से सवाल करूं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन मेरे शब्द मेरी जुबान का साथ देने से इनकारी हो गए थे। मैं दिल ही दिल में अपने आप को कोस रहा था। क्या अब है, तुम कितने बुज़दिल हो, एक मामूली बात पर इतनी उलझन, तुम मुंह से बात क्यों नहीं कर लेते। लेकिन मेरे दिल का एक और हिस्सा मुझसे कह रहा था कि नहीं अभय, नेहा तुम्हारी बीवी है, उस पर शक करना गुनाह के बराबर है। और अगर ये सब तुम्हारी सोच का धोखा हुआ तो नेहा के दिल को ठेस पहुंचाने का तुम क्या जवाब दोगे। मैंने वहीं से वापस जाने का फैसला किया, लेकिन कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिए हो। आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। हर कदम के साथ एक सवाल मेरे मन में उभर रहा था, क्या वो नौजवान नेहा का जानने वाला था या ये महज एक इत्तेफाक था। अगर नेहा ने मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया तो क्या वो कोई बात छुपा रही थी। लेकिन नेहा जैसी औरत जो अपनी ज़िंदगी के हर फैसले में मेरा साथ देती रही हो, वो क्यों कुछ छुपाएगी। मैंने अपने दिल को संभालने की कोशिश की। अभय, तुम्हें नेहा से बात करनी चाहिए, लेकिन उसे सवाल कैसे करूँगा, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, और अगर वो नाराज़ हुई तो हमारे रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। नेहा जैसी औरत को खोना मेरे लिए मौत के बराबर था। नेहा के साथ वहाँ से घर से वापसी के रास्ते पर मेरी सोचों का भंवर और गहरा हो गया था। दिल और दिमाग की ये जंग किसी अंजाम पर पहुंचती नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि नेहा के सामने बात कहने से पहले इस बात का यकीन करूंगा कि कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं था। जब हम घर पहुंचे तो नेहा हमेशा की तरह मुस्कुराते चेहरे के साथ मेरे सामने आई। उसकी मोहब्बत भरी आवाज़ सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला, लेकिन ये सुकून सोच भरा था क्योंकि मेरे दिल का बोझ बढ़ चुका था। वो मेरे चेहरे को देखकर बोली, आप ठीक तो है ना, कुछ परेशान लग रहे हैं, दफ्तर में सब कुछ ठीक तो है ना। मैंने एक पल के लिए अपने आप को संभाला और कहा, हाँ नेहा, सब ठीक है, बस काम कुछ ज़्यादा था आज, इसलिए थका हुआ हूँ। वो बोली, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैंने चुपचाप उसकी बात मान ली, लेकिन दिल में सवालात का एक तूफान मचा हुआ था। वो चाय लेकर आई और मेरे सामने बैठ गई। अभय, आप कुछ कहना चाहते हैं ना, बताइए, मेरे से कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही मासूमियत और वफादारी का भाव था जो हमेशा नज़र आता था। मैं उसकी तरफ गौर से देख रहा था।
शायद मैं उसके चेहरे को देखकर यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ये समझने के लिए मजबूर था। दफ्तर में सुबह से काम का दबाव था। मेरे दिमाग में नेहा के रवैये का ख्याल और दिल में शक का बोझ था। मैं कुछ फैसला नहीं कर पा रहा था कि नेहा से ये बात कैसे करूं। उसके मायके जाने की जिद और वहां बार बार जाने का हट मेरे दिल में एक उलझन पैदा कर रहा था। इसी उलझन में मैंने सोचा क्या कल जल्दी छुट्टी लेकर नेहा से बात कर ही लूं, लेकिन बॉस की मेज के पास पहुंचते ही उनका चेहरा देखकर अंदाजा हो गया कि ये कोई आसान काम नहीं होगा। मैंने बॉस के सामने आकर कहा कि सर, आज ज़रा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं थोड़ा जल्दी निकल जाऊं। बॉस ने सिर उठाए बगैर फाइल पर दस्तखत करते हुए कहा, अबे कौन सी नई बात है, दूसरे तीसरे दिन तुम्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। दफ्तर का काम तुमसे ठीक से नहीं होता, ऊपर से छुट्टी की परमिशन मांगने के लिए आते हो। तुम्हारी ये आदत पहले से खराब है और तुम्हें इस बात का कोई एहसास नहीं है। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, सर मैं समझता हूँ, लेकिन आज वाकई एक आधे दिन की छुट्टी की ज़रूरत है। आपसे गुजारिश है कि आप इजाज़त दे दें। बॉस ने कुर्सी से टेक लगाते हुए गहरी सांस ली और कहा, अभय, क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि इस महीने तुमने कितनी छुट्टियाँ ली है? तुम्हारी टीम के लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? उन्हें लगता है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी उनके काम पर बोझ डाल रही है। अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो इन हरकतों से बाज आ जाओ और अब अपनी टेबल पर जाकर काम करो। बॉस के शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगे, लेकिन मैं क्या कर सकता था। नौकरी का खौफ मेरे हाथ बांध चुका था। मैंने खामोशी से सिर हिलाया और अपनी टेबल की तरफ वापस लौट आया, लेकिन दिल में गुस्सा भरा हुआ था। एक तरफ नेहा की जिद तो दूसरी तरफ दफ्तर की परेशानियां, सब कुछ जैसे एक साथ ही मेरी उम्मीदों पर सवार हो रहा था। वक्त जैसे घड़ी की सुई के साथ रेंग रहा था, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दफ्तर से निकलते निकलते आज मुझे देर हो गई थी और मैं जल्दी जल्दी नेहा के मायके की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मेरे दिल में एक ही ख्याल था कि आज नेहा से हर हाल में बात करनी है और ये मामला ख़त्म करना है। नेहा को लेने पहुंचा तो वो गेट पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने दूर से उसे खड़े देखा और दिल में अजीब सा गुस्सा भर गया। नेहा, तुम्हें गेट पर खड़े होने की क्या ज़रूरत थी? मैंने गुस्से से कहा। वो बोली, अभय, आप लेट हो गए थे, मुझे परेशानी हो रही थी कि कहीं आपको कुछ हो ना गया हो, और फिर बच्चों की भी फिक्र हो रही थी। उसकी ये बात सुनकर मेरा गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ गया। नेहा, ये गली है, यहाँ से लोग गुजरते हैं, किसी को क्या लगेगा कि तुम बाहर खड़ी हो? तुम्हें ये ख्याल क्यों नहीं आता कि लोग क्या सोचेंगे? वो मेरी बात सुनकर खामोश रही और आहिस्ता से बोली, अभय, मैंने तो सिर्फ आपकी फिक्र में ऐसा किया था। अगर आप नाराज हैं तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैंने सख्ती से कहा। नेहा, कल से मायके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी और बोली, अभय, आपको क्या हो गया है? क्यों इतना गुस्सा कर रहे? आपने आज देर कर दी थी और मैंने तो सिर्फ आपका इंतज़ार किया था। घर पहुंचकर वो मेरे लिए पानी लेकर आई और बोली, अभय, आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप थके हुए हैं, लेकिन मेरी बात भी सुन लिया करें। उसने कुछ पैसे मेरे हाथ पर रखे और कहा, अभय, इस महीने घर का राशन नहीं डाला था, अब कुछ भी नहीं बचा है। ये पैसे माँ से उधार लेकर आई हूँ, कल वापसी पर किराना सामान लेते आइएगा। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया, लेकिन दिल के अंदर एक तूफान मचा हुआ था। एक तरफ उसकी मोहब्बत और सच्चाई का यकीन था और दूसरी तरफ दिल में शक का कांटा जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दफ्तर से निकलते वक्त मेरा मन कुछ हल्का था। आज काम वक्त पर पूरा हो गया था और बॉस की डांट का डर भी नहीं रहा था। मैंने सोचा कि पहले बाजार से घर के लिए राशन लेकर जाऊंगा और नेहा को इस बात की खुशखबरी दूंगा कि आज का घर का सारा राशन पूरा हो गया है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बाजार से राशन लेते वक्त दिल में एक सुकून सा था, मगर जैसे मैं नेहा के मायके के करीब से गुजरा, वही नौजवान फिर से वहाँ से निकलता नजर आया। मेरा दिल जैसे बैठ सा गया। गुस्से और शक ने मेरे दिमाग पर फिर काबू पा लिया और मैंने दिल में सोचा कि क्या वाकई मेरी तमाम बातें सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कोई हकीकत उनके पीछे छुपी है। घर पहुंचा तो ये देखकर मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर था कि नेहा घर पर मौजूद नहीं थी। मैंने हाथ में पकड़ा सामान जमीन पर पटक दिया और अपने दिल की उलझनों में उलझता हुआ सोफे पर बैठ गया। मेरे दिमाग में वो नौजवान और नेहा की जिद बार बार आ रही थी। मेरे शक को ताकत मिल रही थी और मेरे अंदर का तूफान बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर में नेहा दुपट्टा ओढ़ी हुई घर में दाखिल हो गई
और मुझे देखकर हैरानी से बोली, अबे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? फिर जैसे उसकी ज़मीन पर गिरे हुए सामान पर पड़ी, उसने जल्दी से उसे समेटना शुरू कर दिया। अरे सामान किसने गिराया? मैंने गुस्से से कहा। ये मैंने गिराया। नेहा, तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है कि एक मर्द पर क्या गुजरती है जब उसकी बीवी उसकी इजाज़त के बगैर उसकी पीठ पीछे बाहर निकले? वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, अबे आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने गुस्से से कहा, कहना क्या चाहता हूँ? नेहा, ये बताओ कि रोज़ रोज़ तुम्हें मायके जाने की क्या ज़रूरत आ पड़ी है? क्या मेरे घर में सब कुछ ठीक नहीं है? और वो नौजवान जो रोज़ वहाँ से निकलता है वो कौन है? और तुम्हारे मायके का उससे क्या संबंध है? नेहा मेरी बातें सुनकर खामोशी से खड़ी रही, जैसे कोई जवाब देने के लिए बातें ढूंढ रही हो। और जब उसने कोई जवाब ना दिया तो मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने कड़क स्वर में कहा, नेहा, आज मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए। तुम्हारे इस रवैये ने मेरे दिल में ऐसे सवाल पैदा कर दिए हैं जिनका जवाब दिए बगैर ये मामला खत्म नहीं होगा। वो धीमी आवाज में बोली, अबे आपको शक हो रहा है मुझ पर? क्या आप समझते हैं कि मैंने कभी कोई ऐसा कदम उठाया होगा जो आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाए? मैंने कहा, नेहा, मेरे दिल में सवाल है और उनका जवाब चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में कुछ छुपा हुआ नहीं है तो सच सच बताओ, वो नौजवान कौन है और तुम रोज मायके जाकर क्या करती हो? नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अभय, आप मेरे पति हैं और मेरी दुनिया है। आप पर शक करना तो दूर, मैं कभी आपकी मर्जी के बगैर कोई काम भी नहीं करती। लेकिन जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब देने का वक्त आ गया है। वो नौजवान जिसे आप मेरे मायके से निकलते देखते हैं, वो मैट्रिक का एक विद्यार्थी है जिसे मैं वहाँ जाकर ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। नेहा ने कहा, अभय, आपके कंधों पर खर्चों का बोझ कम करने के लिए मैंने एक कदम उठाया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं आपसे इसका जिक्र करती तो आप कभी भी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देते। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, सिर्फ आपके हालात को देखते हुए खामोशी का रास्ता अपना लिया। मेरे अंदर से जैसे कोई तूफान थम गया था। नेहा की बातों ने मेरे दिल को सुकून दिया, लेकिन शर्मिंदगी ने मेरे दिल में एक नया जख्म पैदा कर दिया। मैंने आगे बढ़कर नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, नेहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी नीयत पर शक किया और तुम्हारे जज्बात को तकलीफ पहुँचाई। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभय, आप मेरे पति हैं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हो सकती। आपकी फ़िक्र और मोहब्बत ही तो मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन दोबारा अगर कोई बात हो तो मुझसे पूछ लिया करे। शक दिलों में फासले पैदा कर देता है। मैंने नेहा से वादा किया कि आइंदा कभी उस पर शक नहीं करूँगा और हमेशा उसकी कुर्बानियों को समझने की कोशिश करूँगा। उस दिन मेरे दिल में नेहा के लिए मोहब्बत और भरोसे में कई गुना इजाफा हो गया और मुझे यकीन हो गया कि वो वाकई मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती खजाना है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाइयों और बहनों।